Assalamu alaikum my dear students, my name is Salman Riaz. Today we'll discuss properties of waves. Waves behave in fascinating ways when they encounter obstacle or pass from one medium to another. कह रहा है एक fascinating सा way आपको नजर आता है, एक दिलकश मंजर आपको नजर आता है जब waves किसी obstacle से encounter करती हैं, उसके रास्ते में जब कोई रुकावट आती है. These behaviors are reflection, diffraction and diffraction. तो तीन behavior है, या reflection of waves होगा, या refraction of waves होगा, या diffraction of waves होगा. All observable using a ripple tank, और आप इन तीनों को ऑब्जर्व कर सकते हो रिपल टैंक की मदद से. शैलो ग्लास कंटेनर फिल्ड विद वाटर, तो कहता है ये क्या है, रिपल टैंक क्या है, एक शैलो ग्लास कंटेनर है जिसके अंदर आपने पानी भरा हुआ है. रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स में क्या है, वेव स्ट्राइक अ सरफेस एंड बाउंस बैक इन द सेम मीडियम. वेव सरफेस पर स्ट्राइक करेंगी फिर दोबारा से उसी मीडियम में चली जाएंगी. अब इसमें क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, ऑलवेज इक्वल होगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के, कहता है. फिर कहता है ऑब्जर्व वेयर रिपल टैंक. रिपल टैंक से अगर देखेंगे तो वाइब्रेट बार्स मेक स्ट्रेट वेव्स, स्ट्राइक बैरियर्स और रिफ्लेक्ट. इसको देख भी लेते हैं, अगर आपकी बुक में यहाँ उसने बताया हुआ है प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स में रिफ्लेक्शन ऑफ वेव है, ठीक है. तो ये रहा वो रिपल टैंक. रिपल टैंक की कंस्ट्रक्शन देखें, यहाँ ये एक शैलो वाटर कंटेनर है जिसके अंदर ग्लास कंटेनर जिसके अंदर आपने पानी भरा हुआ है, और ये जो स्ट्रेट लाइंस आपको नजर आ रही हैं नीचे स्क्रीन के ऊपर, ये रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स को जाहिर करती हैं. और ये जो बार वाइब्रेटिंग अप एंड डाउन, ये जो बार लगाए मोटर लगाई हुई है, ये वाइब्रेट करेगा तो पानी में लहरें पैदा होंगी, और नीचे आपको स्क्रीन के ऊपर मीटर रूल की मदद से आप वो सारी चीज़ें मेजर कर सकते हो. ये स्क्रीन है जहाँ आपको वेव्स नजर आ रही होंगी, रिपल टैंक का है, ठीक है. अब रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स में ये आपने एक ऑब्स्टिकल रखी, ये स्टीरियर, ये जो स्ट्रेट बैरियर आपने लगाया, यहाँ जब ये होगा बैरियर पे जाएगा तो स्ट्राइक करने के बाद ये वेव्स इंसिडेंट वेव फ्रंट्स हैं, ये जा रहे हैं. स्ट्राइक होने के बाद इंसिडेंट वाटर वेव्स हैं, स्ट्राइक होने के बाद ये नीचे की तरफ रिफ्लेक्ट होंगी. जब नीचे की तरफ रिफ्लेक्ट होंगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के. तो सेम पैटर्न यहाँ नीचे की तरफ बनेगा, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगी सेम मीडियम के अंदर. तो यही कह रहा है रिपल टैंक वाइब्रेटिंग बार में स्ट्रेट वेव्स, उसने स्ट्रेट वेव्स बनाई, स्ट्राइकिंग बैरियर, जैसे ही बैरियर से स्ट्राइक करेगा रिफ्लेक्ट हो जाएगा. वाटर वेव साउंड वेव्स एक्कोस की शक्ल में रिफ्लेक्ट करती हैं, और लाइट वेव्स जो है वो मिरर से आप अपना देख सकते हो, मुंह जो है शीशे के अंदर, तो वो लाइट वेव्स उस वक्त रिफ्लेक्ट कर रही होती हैं. की फार्मूला इसमें यही है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, और ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी और ये तमाम किस्म की वेव टाइप्स के ऊपर अप्लाई होता है. दूसरी बात, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स. वेव्स आर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर चेंज डायरेक्शन ड्यू टू चेंज इन स्पीड. कह रहा है इस दौरान मीडियम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो वेव अपनी डायरेक्शन बदल लेती है अपनी स्पीड चेंज होने की वजह से. अब इसमें होता क्या है, जब स्पीड चेंज होगी तो वेवलेंथ चेंज होगी, वेवलेंथ चेंज तो होगी लेकिन फ्रीक्वेंसी स्टेज द सेम, सिर्फ फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, जबकि स्पीड और वेवलेंथ दोनों बदलेंगी एक मीडियम से जो दूसरे मीडियम में जाएगा. अब डीप से शैलो मीडियम में जाए, डेंसर से रेयर मीडियम में जाए, डीप से शैलो वाटर में जाए, डेंसर से रेयर मीडियम में जाए. वेव्स डेंसर से रेयर मीडियम का मतलब ये जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है उससे उसमें जाए जिसकी डेंसिटी कम है. डीप से शैलो का भी यही मतलब है. वेव्स स्लो डाउन, वेव्स की स्पीड कम होगी और बेंड कर जाएंगी. वेवलेंथ शॉर्टन्स इन शैलो रीजन, और शैलो रीजन के अंदर जो वेवलेंथ है वो कम होती है. वाई बेंडिंग, बेंडिंग क्यों होगी, वेव्स ट्रेवल फास्टर इन डीपर वाटर स्लोअर इन शैलो. कह रहा है जो स्पीड है वो डीपर वाटर में ज़्यादा होती है वेव्स की और शैलो में कम होती है. इस तरह से नोटिसेबल चेंज आता है उनकी डायरेक्शन में. अब क्या इसकी मेन डेफिनेशन, व्हेन अ वेव पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर एट एन एंगल, किसी एंगल के ऊपर जो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती हैं तो इसकी वेवलेंथ और स्पीड चेंज होती है, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, और इस वजह से उस वेव की डायरेक्शन चेंज होती है. इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स. उसके बाद इसको बुक से भी देख लेते हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स है किस तरह का टॉपिक. इजी है आपके लिए, कोई मुश्किल नहीं है ये, ठीक है, क्योंकि हम पहले भी साउंड वाले चैप्टर में इसको पढ़ चुके हैं. ये रहा रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स. ये डीप वाटर, ये शैलो वाटर, जब इसमें से इसमें जाएंगी तो इस दौरान इसकी स्पीड चेंज होगी, वेवलेंथ चेंज होगी, जिसकी वजह से इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी. इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स. जब ये टॉपिक आप लिखेंगे तो आप इसके डायग्राम भी साथ लाजमी बनाएंगे. उसके बाद डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स. इट इज द बेंडिंग और सेपरेटिंग ऑफ वेव्स एज ए पास थ्रू अ नैरो स्लिट और मूव अराउंड एन ऑब्स्टिकल. तो डायफ्रैक्शन का मतलब ये जब किसी ऑब्स्टिकल से पास करेगा तो उस दौरान इसकी बेंडिंग या सेपरेटिंग होगी. स्लिट लार्जर देन वेवलेंथ. अब ये रूल याद रखना है, अगर स्लिट जो है उसकी वेवलेंथ से ज़्यादा बड़ी है स्लिट, तो वेव्स पास मोस्टली स्ट्रेट थ्रू विद ओनली स्लाइटली बेंडिंग एट द एजेस, मिनिमल डिफ्रैक्शन. अगर वो वेवलेंथ से ज़्यादा बड़ी स्लिट है तो सिर्फ स्ट्रेट वो गुजर जाएगा और बहुत कम डायफ्रैक्शन होगी. और अगर स्लिट वेवलेंथ के इक्वल है तो वेव सेपरेट आउट मोर एंड अपीयर ऑलमोस्ट सर्कुलर बियॉन्ड द स्लिट. तो सर्कुलर दिखाई देगा आपको और फैलना शुरू होगा मॉडरेट डायफ्रैक्शन, और इससे मॉडरेट डायफ्रैक्शन हो रही होगी. इसको भी देख लेते हैं.
अक्सर नहर के जो पुल होते हैं आपने वहां ये देखा होगा, इस तरह का पैटर्न बनता हुआ आगे की तरफ जाता हुआ। अगर कह रहा है साइज ऑफ स्लिट वेवलेंथ से बड़ा है तो ये देखें, ठीक है, तो बहुत मिनिमल सी डायफ्रैक्शन। अगर स्लाइट ऑफ स्लिट तकरीबन वेवलेंथ से जितना है तो इसमें डायफ्रैक्शन जो है आपको क्लियरली नजर आ रही होगी। और अगर स्लाइट ऑफ स्लिट जो है स्मॉलर देन वाटर वेवलेंथ है तो वो भी आपको नजर आ रहा है। कह रहा है अगर साइड ऑफ स्लिट वाइडर देन वेवलेंथ है, मतलब साइज ऑफ स्लिट ज्यादा है, तो मोस्टली स्ट्रेट होता है, बहुत कम वाइड, बहुत कम होगा, ठीक है। और अगर दोनों बराबर है तो फिर थोड़ी सी सर्कुलर हो जाएगी। और अगर साइज ऑफ स्लिट वेवलेंथ से कम है तो फिर मोस्टली ज्यादा सर्कुलर आपको नजर आएगा। ये तीनों केसेस आपने पढ़ लेने हैं। स्मॉलर है तो वेव शो मैक्सिमम डायफ्रैक्शन होगी और स्ट्रॉन्ग सर्कुलर पैटर्न्स होंगे। और अगर नियरली इक्वल है सेपरेट आउट तो करेगा लेकिन सर्कुलर बियॉन्ड द स्लिट, ठीक है, स्लिट के करीब करीब सर्कुलर होगा। उसके बाद क्या है, डिफ्रैक्शन, द अमाउंट ऑफ डिफ्रैक्शन इंक्रीजेस व्हेन द साइज स्लिट इज क्लोजर और स्मॉलर देन द वेवलेंथ। कह रहा है कि अमाउंट ऑफ डिफ्रैक्शन डिपेंड करती है साइज ऑफ स्लिट पे। अगर साइज ऑफ स्लिट कम होगा या वेवलेंथ से कम होगा या उसके बराबर होगा तो उस दौरान आपको सर्कुलर पैटर्न नजर आ रहा होगा। वी कैन हियर समवन स्पीकिंग बिहाइंड अ वॉल इवन विदाउट अ डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट। उसको हम बगैर देखे भी हम दीवार के अगर पीछे कोई बंदा बोले हम उसको सुन सकते हैं। साउंड वेव्स हैव रिलेटिवली लॉन्ग वेवलेंथ। साउंड वेव्स की जो वेवलेंथ होती है वो ज्यादा होती है और ये अराउंड द कॉर्नर्स ऑब्स्टिकल डायफ्रैक्ट ज्यादा करती हैं, कैरिंग साउंड टू आवर ईयर्स और हमारे कानों तक आवाज को ले आता है। स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स व्हेन दे पास थ्रू स्लिट और मूव अराउंड एन ऑब्स्टिकल इज कॉल्ड डायफ्रैक्शन, इसको डायफ्रैक्शन बोलते हैं। उसके बाद है सिस्मिक और सुनामी वेव्स। सिस्मिक एंड सुनामी वेव्स आर नेचुरल वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय डिस्टर्बेंस इन द अर्थ क्रस्ट एंड ओशियन। कहते हैं जब अर्थ क्रस्ट के अंदर या ओशियन के अंदर डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होती है तो उस वजह से दो किस्म की वेव्स बनती हैं, एक सिस्मिक वेव, दूसरी सुनामी वेव। दे कैन कोज ग्रेट हार्म, ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती हैं और मेकिंग इट इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर, और अहम है इसके बिहेवियर को समझना। सिस्मिक वेव क्यों अहम है? वेव्स दैट पास थ्रू द अर्थ, जो ज़मीन से पास करती हैं, क्रिएटेड बाय अर्थक्वेक्स, जलजले की वजह से, आतिशबाब फटने की वजह से और धमाकों की वजह से, ये सिस्मिक वेव्स कहलाती हैं। और इनको मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है वो है सेस्मोमीटर्स। ये साइंटिस्ट ने इस तरह के इंस्ट्रूमेंट डेवलप किए हैं जो अर्थ के इंटीरियर से इन्वेस्टिगेट करते हैं कि वेव्स कहाँ से आ रही हैं और किस टाइप की हैं। उसके बाद है प्राइमरी वेव्स, पी टाइप, पी वेव्स बोला जाता है इनको। फास्टेस्ट सिस्मिक वेव्स हैं, सबसे ज़्यादा तेजी से मूव करने वाली, फर्स्ट टू बी डिटेक्टेड ड्यूरिंग अर्थक्वेक, और अर्थक्वेक जब जलजला आता है तो सबसे पहले यही डिटेक्ट होती हैं पी वेव्स। ट्रैवल थ्रू सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों से ट्रैवल कर सकती हैं। कैन ट्रैवल थ्रू एनी मीडियम, और किसी भी मीडियम से ट्रैवल कर सकती हैं। उसके बाद है सुनामी वेव्स, एक्सट्रीमली एंड लार्ज एंड पावरफुल ओशियन वेव्स। सुनामी जो है ओशियन से रिलेट करता है, समंदर से रिलेटेड। सडन डिस्टर्बेंस अंडर द सी, अगर जेरे समंदर कोई आतिशबाब फटता है या जेरे समंदर कोई डिस्टर्बेंस होती है तो उस वजह से जो पावरफुल किस्म की वेव्स बनती है इसको सुनामी वेव्स बोलते हैं। कह रहा है इसकी रीजन अंडर वाटर अर्थक्वेक्स, जमीन के नीचे जलजला आ सकता है, ओ सॉरी अंडर वाटर मतलब पानी के नीचे जलजला आ सकता है, वोल्केनिक इरप्शन, आतिशबाब फट सकते हैं, या लैंड स्लाइडिंग हो रही होगी, शिफ्टिंग द ओशन फ्लोर एंड पुशिंग ह्यूज वॉल्यूम्स ऑफ वाटर अपवर्ड। तो इससे क्या होगा, बहुत बड़ा जो पानी का वॉल्यूम है वो अपवर्ड आता है। और इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स इन शैलो वाटर, अब शैलो वाटर में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है वो देखते हैं। वेव स्पीड डिक्रीजेस, द बॉटम ऑफ द वाटर टचेस द ओशन फ्लोर स्लोइंग इट डाउन। कह रहा है जब जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो बॉटम पे वेव की स्पीड कम होती है। रीजन इसकी ये है कि वो ओशन फ्लोर के साथ टच कर रहा होता है, सरफेस के साथ टच होता है जो उसकी स्पीड को कम करता है। वेवलेंथ कम हो जाती है, शॉर्टन डिस्टेंस बिटवीन वेव क्रस्ट बिकम स्मॉलर, और क्रस्ट से क्रस्ट तक का जो डिस्टेंस है वो कम होता है। फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, शैलो वाटर के अंदर फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। मोर वाटर वेव्स अराइज एट शोर इन अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, और शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में ज्यादा से ज्यादा वेव्स आती हैं। एम्पलीट्यूड इंक्रीजेस, एनर्जी इज कंप्रेस्ड टू स्मॉलर स्पेस, और एनर्जी छोटी सी जगह में ज्यादा कंप्रेस हो जाती है तो वेव की हाइट सिग्निफिकेंटली इंक्रीज करती है। मैंने बताया था एनर्जी का रिलेशन एम्पलीट्यूड के साथ, अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो एनर्जी ज्यादा होगी, तो एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है तो इसका मतलब छोटे एरिया में ज्यादा से ज्यादा एनर्जी स्टोर हो रही है और वेव की हाइट सिग्निफिकेंटली इंक्रीज करती है। रिजल्ट्स इन टॉवरिंग वेव्स, तो इससे टावर, जिस तरह से टावर बड़े बड़े होते हैं उस तरह की वेव बनती है जो कि 30 मीटर तक जा सकती है, 100 फीट की ये बुलंदी हाई कर लेंगी, इससे भी ज्यादा अचीव कर लेंगी। इस वजह से सवेयर कोस्टल फ्लडिंग, तो इससे साहले समंदर के सैलाब आ सकते हैं, डिस्ट्रक्शन हो सकती है और जिंदगी का ज़या होता है। सुनामी नो टाइडल वेव, वाई सुनामी नो टाइडल वेव, इसको टाइडल वेव क्यों नहीं बोलते? दो ऑफन कॉल्ड टाइडल वेव्स, इसको बोल दिया सुनामी आर नॉट कॉज्ड बाय टाइड्स, ये टाइड्स की वजह से नहीं होता, लहरों की वजह से नहीं होता। दीज आर रिजल्ट ऑफ ज़ेरे ज़मीन, जो अगर जलजला आ गया है, लैंडस्लाइड कर गया है या आतिशबाब फट गया है तो इस वजह से सुनामी आती है। द नेम टाइडल वेव सिग्निफिकेंटली इनकरेक्ट, ये इनकरेक्ट है, ठीक है। जो टाइडल वेव्स हैं इसकी रीजन होती है मून की, आपने पढ़ा था 9th क्लास में चैप्टर नंबर 5 में, एनर्जी वाले चैप्टर में, डार्क फ्लोट और वो सारा, वहां आपने पढ़ा था कि टाइडल वेव की क्या रीजन है। वेव्स ट्रांसफर एनर्जी थ्रू मैटर, और वेव्स जो है एनर्जी को ट्रांसमिट करता है मैटर के थ्रू।
दे डू नॉट कैरी द वाटर मॉलिक्यूल्स देमसेल्व्स अक्रॉस द ओशन, और इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स को कैरी नहीं करता पूरे ओशन में। व्हेन द वेव्स एनर्जी रीचेस द शोर, जब ये साहिल तक पहुंचती है, किनारे तक पहुंचती है, इट इज रिलीज एज फोर्स एंड प्रेशर अपॉन द वाटर इन कंटैक्ट विद द, तो फोर्स और प्रेशर के साथ विद द शोर, बिल्डिंग्स, व्हीकल्स एंड लैंड। तो कह रहा है उस दौरान ये वेव जो है अपनी एनर्जी ट्रांसमिट कर देगा, जब ये जैसे किनारे पे पहुंचेगा तो फिर एनर्जी फोर्स और प्रेशर के साथ जो जो चीज़ वहाँ होगी, बिल्डिंग्स है, व्हीकल्स है, लैंड है, वहाँ तक प्रोवाइड कर देगा वो एनर्जी। शेयर काइनेटिक एनर्जी नॉट द वाटर मॉलिक्यूल्स देमसेल्फ, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसमिट करेगा, वाटर मॉलिक्यूल्स को नहीं करेगा। दिस इज व्हाट कॉजेज डिस्ट्रक्शन, तो यही वजह जिसकी वजह से तबाही होती है। आउट एट सी सुनामी इज ओनली अबाउट 1 मीटर हाई, समंदर से बाहर सुनामी 1 मीटर तक लंबी जा सकती है, बुलंदी हासिल कर सकती, कुड पास अबाउट विदाउट बीइंग नोटिस, और कह रहा है एक बोट विदाउट बीइंग नोटिस, और जो किश्ती है उसमें से गुजर सकती है बगैर पता चले। एज इट अप्रोचेस शोर, जैसे ही ये किनारे तक जाएगी, इट्स सडन डिसेलरेशन फ्रॉम अबाउट 250 टू 50 मीटर पर सेकंड कंप्रेसेस एनर्जी। तो रीज़न ये है कि इसकी स्पीड बहुत कम हो जाएगी, 250 मीटर पर सेकंड से 15 मीटर पर सेकंड पे आ जाएगी। जैसे ही स्पीड कम होगी, एनर्जी कंप्रेस होना शुरू हो जाएगी। तो थोड़े से एरिया में जब एनर्जी कंप्रेस होगी तो इसकी एनर्जी क्रिएटिंग द अनॉर्मस वेव्स दैट डिवास्टेट कोस्ट लाइन, तो इतनी ज़्यादा कहता कि एनॉर्मस वेव्स बन जाएंगी, ताकतवर वेव्स बन जाएंगी जो कि कोस्ट लाइन्स को डिवास्टेट कर सकती हैं, साहल समंदर के जो किनारे होते हैं उनको तबाह कर सकती हैं। 2004 में इंडिया में सुनामी ओशन में एक आया, मैसिव अंडर सी अर्थक्वेक आया सुमात्रा के करीब, जिसने डिस्प्लेस कर दिया ह्यूज सेक्शन ओशन फ्लोर। हुआ ये था, ओशन फ्लोर का एक बड़ा सेक्शन जो है डिस्प्लेस हुआ था, जिसकी वजह से सुनामी आई और ये थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर तक फैल गई। इन वेव्स ने स्ट्रक किस किस को किया, इंडोनेशिया को स्ट्रक किया, श्रीलंका को स्ट्रक किया, इंडिया को, थाईलैंड को, और कहता है रीचिंग हाइट ऑफ ओवर 15 मीटर इन सम एरिया, और इसकी हाइट बाज़ इलाकों में 15 मीटर से भी ऊपर चलेगी। कॉजिंग मैसिव डिवास्टेशन, द लॉस ऑफ मोर देन 2,30,000 जिंदगियां तकरीबन इसने खा ली थी। तो ये था हमारे पास छोटा सा टॉपिक, सिस्मिक वेव एंड सुनामी वेव्स और प्रॉपर्टीज ऑफ द वेव्स। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।